सबसे पहले हम बात करेंगे 1830 की क्रांति की। एक नया सम्राट बनता है जिसका नाम है चार्ल्स दसम। अब हम बात करेंगे 1848 की क्रांति की। एक नया सम्राट बनाया गया जिसका नाम है लुई फिलिप। तो अब हम बात करेंगे इटली की एकीकरण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1830 की क्रांति की। लुई 18वां की मृत्यु के बाद एक नया सम्राट बनता है जिसका नाम है चार्ल्स दसम, जो कि निरंकुशवादी राजा था। राजा बनने के बाद चार्ल्स दसम ने कुछ नियम कानून बनाया। जाहिर सी बात है, कोई राजा बनेगा तो चाहेगा अपने तरीके से अपने प्रजा को चलाए। तो उसने 25 जुलाई 1830 को प्रथम कानून बनाया जिसमें उसने चर्च शक्ति को बढ़ा दिया, यानी कि पादरी और कुलीन वर्ग के पास ज्यादा अधिकार हो गया। उसने मताधिकार को सीमित कर दिया, यानी कि वोट देने का अधिकार सिर्फ सामंत को दे दिया। तीसरा है, प्लेगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। प्लेगनेक भी घोर प्रतिक्रियावादी आदमी था। इससे जनता को दुख होता है। जनता 26 जुलाई 1830 को आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरते हैं। यह आंदोलन 3 दिन तक चला। इस 3 दिन को फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन भी कहा जाता है। 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स दसम डर से इंग्लैंड भाग जाता है। यहीं पे बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र लाया गया। एक नया सम्राट बनाया गया जिसका नाम है लुई फिलिप, जो कि ऑरलेंस वंश से था। अब हम बात करेंगे 1848 की क्रांति की। लुई फिलिप राजा था, ऑरलेंस वंश से था। उसने भी नियम कानून बनाया। उसने एक सबसे बड़ी गलती कर दी, गीजो को प्रधानमंत्री बनाकर। गीजो भी एक घोर प्रतिक्रियावादी आदमी था। गीजो को प्रधानमंत्री बनने से जनता को दुख होता है। जनता आंदोलन करना चाहते हैं, मगर पुलिसों ने उन पर गोली चला दिया। यहीं से 1848 की क्रांति शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे यूनान की स्वतंत्रता की कहानी की। यूनान उस समय समृद्ध राज्य था। वहाँ का राजा भोग विलासी बनता गया। तुर्की की यूनान पर नजर पड़ती है। तुर्की यूनान पर हमला करता है और कब्जा भी कर लेता है। तुर्की 18वीं सदी तक वहाँ पर शासन करता है। अंत में वह कमजोर होने लगता है, इसलिए तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। यूनान की तरफ से स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले एक दार्शनिक हैं जो कि हितोरिया फिलाए हैं, जो कि तुर्की के खिलाफ गुप्त संगठन बनाते थे, जिसमें से एक है ऑटोमन साम्राज्य। 1821 में स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले एक और आदमी आते हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर हिप्पोलाइटिस। मेटरनिक ने रूस के जार को आदेश दिया, जाओ तुर्की की मदद करो, तुर्की बहुत कमजोर हो रहा है। रूस ने तुर्की की सहायता। तुर्की ने तुरंत अलेक्जेंडर हिप्पोलाइटिस को गिरफ्तार किया। यूरोप यूनान की सहायता करने के लिए आया। एक इंग्लैंड से लॉर्ड वायरन नामक एक लेखक आते हैं जिनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद 1827 में एक संधि की जाती है। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों मिलकर तुर्की पर दबाव देते हैं कि अब तुम यूनान को आजाद कर दो। कोई बात नहीं बनती है। उसके बाद 1829 में एक और संधि की जाती है जो कि है एड्रियानोपुल की संधि। फिर 1832 में कस्तूनतुनिया की संधि की जाती है। उसके बाद यूनान आजाद हो जाता है। यूनान के आजाद होने के बाद वहाँ पे एक राजा बना दिया जाता है जिसका नाम है ऑटो। तो अब हम बात करेंगे इटली की एकीकरण की। 19वीं सदी की आरंभ में इटली कोई देश नहीं था। नेपोलियन के राजा बनने के बाद छोटे छोटे राज्य को जोड़कर नेपोलियन ने इटली को 3 बड़े गणराज्यों में बनाया था। पहला है सेडवाइन, दूसरा लेगोरियन, तीसरा है ट्रांसपेडेंट। 1815 में वियना सम्मेलन के तहत इटली को अनेकों गणराज्यों में विघटित कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रवाद का विकास होता है। इटली के एकीकरण में बहुत सारे लोगों का योगदान है। उसमें से एक है मेजनी, जिनका पूरा नाम जोसेफ मेजनी है। उन्हें हम इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहते हैं। उन्होंने 1820 में कार्बोनरी संगठन बनाया जो कि गुप्त संगठन है। 1830 में नागरिक आंदोलन किए। 1821 में यंग इटली की स्थापना किए। 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किए। दूसरा व्यक्ति है गैरिबाल्डी, जो कि पेशा से नाविक थे। इन्हें हम इटली के एकीकरण का लपलपाती हुई तलवार भी कहते हैं। जिन्होंने 10,000 सैनिक बहाल किए। इन सैनिक के गठन को कहते
होते हैं लाल कुर्ती, जिन्होंने सिसिली और नेपल्स पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिए थे। तीसरा है जो कि है काउंट काबुर, जो कि इटली की समस्या को पूरी यूरोप की समस्या बना दिए थे। काउंट काबुर के राजा बनने से पहले 1839 में विक्टर एमुअल को सर्डिनिया पिडमाउंट का राजा बनाया जाता है। 1850 में काउंट काबुर को वित्त मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद 1852 में उसे प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है। 1853 से 54 के बीच क्रीमिया के युद्ध हुआ था, उसमें 1500 सैनिकों को भेज दिया गया। आपको पता हुआ इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया को साइड करने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े गए, बहुत सारे संगठन किए गए और कई सारे समझौते भी किए गए। 1858 में फ्रांस के राजा लुई फिलिप के साथ समझौता किया गया। 1859 में लोम्बार्डी को सर्डिनिया पिडमाउंट में मिलाया गया। 1862 में काउंट काबुर की मृत्यु हो जाती है। 1866 में सोडेवा का युद्ध होता है, एक तरफ प्रसा और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया था। 1870 में सेडोन का युद्ध होता है, एक तरफ प्रसा और दूसरी तरफ फ्रांस था। उसके बाद इतने सारे कारनामों के बाद इटली का एकीकरण होता है। तो अब हम बात करते हैं जर्मनी की एकीकरण की। नेपोलियन ने जर्मनी के 300 छोटे राज्यों को जोड़कर एक राइन राज्य संघ नाम दिया था। वियना संधि के द्वारा राइन राज्य संघ का नाम बदलकर जर्मन महासंघ रखा गया। 1861 में प्रसा का राजा विलियम प्रथम था। उसके बाद 1862 में बिस्मार्क राजा बना, जिसका पूरा नाम ऑटोमन बिस्मार्क है। उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। आपको पता हुआ जर्मनी और इटली के एकीकरण का एक ही सबसे बड़ा बाधा था, जो कि है ऑस्ट्रिया को साइड करने के लिए बिस्मार्क ने कई सारे चाल चले। बिस्मार्क ने सर्वप्रथम चाल चला, फ्रांस में एक दूत भेजा। उस समय फ्रांस का राजा था लुई नेपोलियन। दूत को बोला गया था, तुम नेपोलियन को बोलना जर्मनी और ऑस्ट्रिया आपस में लड़ने वाला है, जब वह कमजोर हो जाए तब तुम उस पर कब्जा करते हो। फ्रांस ने ठीक वैसा ही किया। बिस्मार्क ने दूसरा चाल चला, ऑस्ट्रिया के साथ ताल मिलकर डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। डेनमार्क के दो बड़ा शहर सेल्सविंग और होर्सविंग, इस पर भी कब्जा कर लिया। डेनमार्क पर कब्जा करने के बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, फिर फ्रांस पर कब्जा कर लिया। अब जर्मनी की एकीकरण के लिए कोई बाधा नहीं था। फिर यहीं पे जर्मनी की एकीकरण हो जाती है।